हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप का पार्ट 5 बना रहे हैं। तो जो हमारी पार्ट 4 था उसमें हमने मतलब अपना कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, मैं ही भूल गई। तो टॉपिक के मैं नाम भूल जाती हूँ ना, तो सबसे ख़राब चीज़ लगती है मुझे। एक मिनट में खोल के चेक करके आपको बता देती हूँ। देखो 31 पेज पे थे हम। ओके तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। कहाँ तक? व्हाट इज़ मेंट बाय सरेंडर ऑफ ट्रेडिंग मेंबरशिप। ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें कहाँ से करना है 1.9 व्हाट इज़ सस्पेंशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ मेंबरशिप। तो ये हमें यहाँ आज पढ़ना है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो What is suspension and explosion of membership? The exchange may expel or suspend, fine under censure, wants withdraw any of the membership right of a trading member if it is guilty or contravention, non-compliance, disobedience, disregards, or evasion of any of the bylaws, rules and regulation of the exchange, or of any resolution, order, noticed, direction of decision of और रूलिंग ऑफ नहीं है और रूलिंग्स ऑफ द एक्सचेंज और द रिलेवेंट अथॉरिटी। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है। अच्छा देखो, आप सस्पेंशन और एक्सप्लोजन तो आपको ये दोनों इंग्लिश वर्ड्स है तो वैसे ही समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे बोला क्या है, देखो सस्पेंशन और एक्सप्लोजन है क्या। सस्पेंशन जैसे आप सुनते होगे तो समझ में आएगा ना, जैसे बच्चों को सस्पेंड कर देते हैं स्कूल से, या फिर अगर आप कोई जॉब करते हो तो वहाँ से भी आपको सस्पेंशन मिल जाता है। अगर कभी कभार आप क्या कर देते हो, कोई गलत चीज़ कर देते हो या फिर जो एक डिसिप्लिन की लिमिट को क्रॉस करता है तो आप सस्पेंड हो जाते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया कि अगर जैसे कोई ट्रेडिंग मेंबर है या फिर कोई ब्रोकर है या फिर कोई भी इंसान जो एक्सचेंज से, हमारे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, अगर वो क्या करता है, वो कोई गलती करता है या फिर वो बाय लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ गलत काम कर देता है, उसकी सज़ा के लिए उसे क्या मिलता है, सस्पेंशन और एक्सप्लोजन मिलता है। तो यहाँ पे जो मेंबरशिप, जैसे कि अगर आपने ट्रेडिंग मेंबरशिप ले रखी है तो अगर आपको सस्पेंड किया जाएगा तो आपकी मेंबरशिप से ही तो सस्पेंड किया जाएगा ना। ये थोड़ी ना बोल देंगे कि आप कभी भी आप स्टॉक मार्केट में आ ही नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सस्पेंशन और एक्सप्लोजन मिल जाता है, कि यानी कि आपको क्या कहते हैं, कुछ टाइम के लिए आपको बाहर निकाल दिया जाता है कि अभी आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो गलती थी उसकी सज़ा आपको मिल रही है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो हम आगे पढ़ते हैं। व्हाट आर द बेसिस ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप। तो पहले हम सस्पेंशन पढ़ेंगे फिर हम एक्सप्लोजन पढ़ेंगे। तो सस्पेंशन देख लेते हैं कि सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप के बेसिस क्या होते हैं। तो देखो फॉलोइंग आर सम ग्राउंड, मतलब यहाँ पे फॉलोइंग्स यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कुछ मेंबरशिप के रिलेटेड सस्पेंशन दे रखा है। तो देखो पहला मिसकंडक्ट। अब ये क्या है, मिसकंडक्ट क्या है, a trading member is deemed guilty of misconduct for any of the following or similar acts or omissions namely। यानी कि मिसकंडक्ट यानी कि अगर आप कोई गलत चीज़ कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं अगर आप, तो आपको क्या होता है, सस्पेंशन यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे जो मिसकंडक्ट है यानी कि अगर आप करते हो तो वो कौन कौन से, मतलब कौन कौन से टाइप के मिसकंडक्ट्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो वो हम पढ़े थे। पहला दिया देखो क्या, फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट एक्ट और इफ़ ही इज़ कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आप ट्रेडिंग मेंबर हो, आपने मेंबरशिप ले रखी है, अगर आप क्या करते हो, कोई अपने इन्वेस्टर के साथ, किसी क्लाइंट के साथ अगर क्या करते हो, फ्रॉड, कोई गलत काम कर देते हो, या फिर अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि अगर उसका बाय लॉ, अगर हमारे लॉ में पूरा लिख रखा है कि हाँ ये चीज़ गलत है, जैसे कि हमारे लॉ में लिखा है ना कि चोरी करना गलत है तो उसकी सज़ा मिलती है, तो इसी तरह से अगर आप कोई इस तरह का एक्ट परफॉर्म कर देते हो अपने क्लाइंट के साथ जो क्रिमिनल ऑफेंस है, यानी कि क्राइम है, तो भी आपको करता है, मिसकंडक्ट होता है, और मिसकंडक्ट होने के बाद आपको सस्पेंशन यहाँ पे मिलता है। बी हमें दिया है वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी स्टैच्यू गवर्निंग द एक्टिविटी बिजनेसेस एंड ऑपरेशन ऑफ द एक्सचेंज। यानी कि अगर आप कोई भी जो प्रोविजंस हैं उनका अगर आप वायलेशन करते हो, यानी कि जो भी लॉज हमें बन रखे हैं हमारे लिए, जो गवर्नमेंट ने एक्टिविटीज़ बना के दे रखे हैं, अगर आप उन्हें वायलेट करते हो, उनका उल्लंघन करते हो, तो भी आपको यहाँ पे सस्पेंशन मिलता है। इम्प्रॉपर कंडक्ट, गलत तरीके से अगर आप कंडक्शन करते हो, यानी कि गलत तरीके से अगर आप कोई काम करते हो एक्सचेंज में, तो भी आपको क्या मिलता है, सस्पेंशन मिलता है। तो ये सारे यहाँ पे बता रखे हैं कि कौन कौन से मिसकंडक्ट हैं जिसके थ्रू आपको सस्पेंशन मिलता है। देखो अगर हम फोर्थ की बात करें तो दिया है फेलियर टू सबमिट और फेलियर टू सबमिट टू और अबाइड बाय एब्रिट्रेशन। यानी कि अगर आप, जैसे कि आपका काम है कि आप टाइम टू टाइम सारी ट्रेड्स को सेटल करो, क्लियर करो, है ना, तो अगर आप उसे सबमिट करने में ही क्या रह जाते हो, फेल कर जाते हो, तो भी आपको मिसकंडक्ट हो जाएगा और आपको वापस से वही सस्पेंशन आपको मिलेगा। तो यानी कि काम को बहुत ही ध्यान से आपको करना पड़ता है। फेलियर टू टेस्टिफाई और गिव इन्फॉर्मेशन सॉट बाय द एक्सचेंज और कमेटी और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज ऑन दैट बिहाफ। अच्छा ठीक है, यानी कि अगर आपकी कोई कमेटी है या फिर कोई इंसान या फिर एक्सचेंज अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है और अगर वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उस टेस्ट को कंप्लीट करने में या फिर उसमें पास होने में
अगर आपने गलती कर दी, आप उस टेस्ट में फेल हो गए, यानी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर एक्सचेंज आपसे कुछ जानकारी ले रहा है और आप कुछ गलत बता रहे हो या फिर आप सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज़ का जो टेस्ट है अगर उसमें आप फेल हो गए तो आपको वापस सस्पेंशन ही मिलेगा। ठीक है। अब देखो अगर हम एफ पॉइंट की बात करें तो क्या दिया है, फेलियर टू सबमिट स्पेशल रिटर्न इन सच फॉर्म एज द रेलेवेंट अथॉरिटी मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब, यानी कि अगर जैसे कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें क्या टाइम टू टाइम यहाँ पे अगर कोई स्पेशल रिटर्न्स अगर यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, अगर जैसे कि हमें भी अपना प्रॉफिट मिलता है ना, तो अगर इस तरह से अगर आप जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है अगर वो हमें क्या करता है, रिटर्न नहीं प्रोवाइड करता हमारा स्पेशल रिटर्न, तो भी यहाँ पे क्या होता है, वो फेल होता है और वापस से वही सस्पेंशन। फेलियर टू सबमिट ऑडिटेड अकाउंट्स, यानी कि अगर वो ऑडिटेड अकाउंट्स को सबमिट करने में फेल हो जाता है तब भी आपको सस्पेंशन मिलता है। एच ने हमें दिया है फेलियर टू कंपेयर और सबमिट अकाउंट्स विद डिफॉल्टर्स, यानी कि फेलियर टू कंपेयर और सबमिट अकाउंट विद डिफॉल्टर, यानी कि अगर आप क्या करते हो जैसे कि अगर आप क्या करते हो अपना अकाउंट जो है वो किसी डिफॉल्टर के साथ में यहाँ पे आप सबमिट करवा देते हो, यानी कि आप कुछ परेशानी खड़े कर देते हो, यानी कि जैसे कि आपको काम तो जो अपना क्लाइंट है उसके साथ करना था लेकिन आपने कुछ डिफ़ॉल्ट करवा दिया अकाउंट से रिलेटेड, कोई डिफ़ॉल्ट सबमिट हो गया, तो फिर यहाँ पे भी वही आपकी सेम कहानी चलती है। फेलियर टू सबमिट और मेक एनी फॉल्स और मिसलीडिंग रिटर्न्स, यानी कि अगर आप क्या करते हो कोई मिसलीडिंग रिटर्न्स आप यहाँ पे मतलब रिटर्न्स हमारे तो है नहीं लेकिन जो हमारे रिटर्न्स हैं वो मिल नहीं रहे हैं, किसी और के रिटर्न्स में घपला चल रहा है, मतलब आप ना यहाँ पे मतलब उल्टी सीधी हरकतें अगर कर रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, कुछ फॉल्स तरीके से यहाँ पे आपका काम हो रहा है, तो भी आपको क्या मिलता है, सस्पेंशन मिलता है। मेक वेक्सेशियस मलेशियस और फ्लोरियस कंप्लेंट्स, यानी कि जो आपकी अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स है, आप देखो विशेषियस मलेशियस और फ्रीवोलियस, अरे यार इतना मतलब कैड़ा इंग्लिश का शब्द है ना, मतलब हिंदी तो मैं आपको बता ही दूंगी बट इतने कैड़े कैड़े इंग्लिश के शब्द देख के ना बच्चा ऐसे डर जाता है, अरे ये कहाँ की मतलब कहाँ की रशियन आ गई इंग्लिश में लिखी हुई। देखो ये वशेसियस मलेशियस और फ्रिवोलस, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कंप्लेंट्स हैं एक तो ये, अगर आपको ना पता हो तो ये अलग अलग टाइप की कंप्लेंट्स होती है, जैसे हम अपने भाई बहनों की करते हैं ना कि मम्मी मेरे को मार रहा था, तो एक मारने की कंप्लेंट होती है, ऐसे से मम्मी मुझे चिढ़ा रहा था, तो ये चिढ़ाने वाली कंप्लेंट होती है। तो इसी तरह से यहाँ 3 नाम दे रखे हैं कंप्लेंट्स के, जो कि क्या है, देखो अगर हम विशेष का मतलब समझे तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि अगर कोई अफसोसजनक बात है या फिर जैसे कि मतलब कुछ भी आपसे, जैसे कि आप सिक्योरिटी अब आप यहाँ पे अपना एक्सचेंज में काम करने जा रहे हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके अफसोसजनक बात है तो वो, या फिर अफसोसजनक कंप्लेंट है तो वो है ना। मलेशियस मतलब कोई भी दुर्भावपूर्ण, यानी कि मतलब बहुत ही कह सकते हैं, देखो नाम से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, वैसे भी कौन सा आपसे नाम का पूछने वाले हैं वहाँ पे, इंग्लिश के टेस्ट तो होने नहीं वाला, पर हाँ मोटा मोटा समझ सकते हो। और फ्रिवोलस का मतलब क्या होता है, फ्रिवोलस का मतलब होता है कि काफ़ी छोटी या फिर तुच्छ तरीके की जो मतलब कंप्लेंट होती है, यानी कि जैसे कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये अच्छे तरीके से ट्रेड नहीं करता, ये सारी चीज़ें, तो इस तरह की कंप्लेंट्स आप यहाँ पे सबमिट करा सकते हो और अगर इस पर एक्शन लिया जाता है तो सस्पेंशन यहाँ पे ट्रेडिंग मेंबरशिप से आपको मिल जाता है। आगे दिया है फेलियर टू पे सब्सक्रिप्शन फी, एर्बिट्रेशन चार्ज एक्सेट्रा, यानी कि अब जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर अगर वो क्या करता है सब्सक्रिप्शन फ़ी, यानी कि अपनी जो फीस है वो, और जो हमारी एर्बिट्रेशन चार्जेस लगाती है वो सारे अगर वो पे नहीं कर पाता तो यहाँ पे उसे क्या मिलता है, सस्पेंशन मिलता है ना। देखो सेकंड क्या दिया है, सेकंड दिया है अनबिजनेस लाइक कंडक्ट्स। अब देखो ये अनबिजनेस लाइक कंडक्ट क्या है, सो आर ट्रेडिंग मेंबर इज डीम्ड गिल्टी ऑफ अनबिजनेस लाइक कंडक्ट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग और सिमिलर एक्ट और ओमिशंस नेमली, यानी कि अगर वो इनमें से कोई भी, ये देखो ये दे रखी है ना, मैं एक मिनट, ये जितनी भी यहाँ पे हमें दे रखे हैं जितने भी पॉइंट्स, एक मिनट अच्छे से बताती हूँ आपको, ओह मेरी रेजर, हाँ ये जितने भी यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हैं अगर इनमें से कोई भी यहाँ पे कंडक्ट होता है तो वो किसके अंदर आएगा, अनबिजनेस लाइक कंडक्ट्स के अंदर आएगा। तो अभी देखो ये अनबिजनेस लाइक कंडक्ट्स हैं क्या और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हमें यहाँ पे दे रखा है। तो देखो पहला क्या दिया है, ट्रांजैक्शंस और बिजनेस डीलिंग इन फिशियस नेम्स, यानी कि आप जो अपना ट्रांजैक्शन और बिजनेस डीलिंग आप कर रहे हो वो किसी गलत नाम से कर रहे हो। दूसरा सर्कुलेशन ऑफ रूमर्स, यानी कि आप क्या हो अफवाह मार्केट में फैलाए जा रहे हो कि यार ये वाला ट्रेड इतना महंगा हो गया, ये वाला ट्रेड इतना, सॉरी ये वाली सिक्योरिटी इतनी महंगी हो गई, ये वाली सिक्योरिटी इतनी सस्ती और इतनी अच्छी है, फलाना ढेकाना, यानी कि आप उल्टी सीधी रूमर्स और उल्टी सीधी अफवाह यहाँ पे फैला रहे हो। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर रहनी है, अनबिजनेस लाइक कंडक्ट, यानी कि आप गलत तरीके से अपना बिजनेस यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। थर्ड दिया है एनी अनफेयर डीलिंग इन सिक्योरिटी विच डू नॉट रिफ्लेक्ट ट्रू मार्केट वैल्यूज, यानी कि आप क्या कर रहे हो गलत तरीके से चीज़ों को लोगों के सामने दिखा रहे हो और क्या है वो मार्केट की ट्रू वैल्यू नहीं है, मार्केट में जो वैल्यूज चल रहे हैं वो कुछ और है, लेकिन आप गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो अपनी डील्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को, और वैल्यूज तो कुछ और, यानी कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हो।
मार्केट मैनिपुलेशन और रिंगिंग। अच्छा देखो ये रिगिंग, तो यहाँ पे क्या दिया है, मार्केट मैनिपुलेशन एंड रिगिंग, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हो, यानी कि गलत तरीके से आप, जैसे कि आप चीज़ों को बदल देते हो ना, कि बात तो कुछ और होता है लेकिन उसे पलट कर बता देते हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो यहाँ पे वो गलत माना जाता है। अब दिया ई पॉइंट में रखा है अनवारंटेबल बिजनेस विच अफेक्ट परचेज और सेल फॉर इट्स अकाउंट और एनी एक मिनट, और एनी अकाउंट रिलेटेड टू द ट्रेडिंग मेंबर्स, यानी कि अगर आप क्या करो अनवारंटेबल बिजनेसेस, यानी कि जिन बिजनेस की ज़रूरत नहीं है उनको भी आप क्या कर रहे हो, ऐसे मतलब लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, उनसे सेल्स जो है अपनी जो सिक्योरिटीज उनकी परचेज करा रहे हो ट्रेडिंग मेंबर से रिलेटेड अपने अकाउंट्स में, यानी कि आप लोगों को बोल रहे हो कि ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, इस तरह से जो जिस बिजनेस की ज़रूरत नहीं है उस अनवारंटेबल बिजनेस को आप लोगों के सामने क्या कर रहे हो, परचेज करवा रहे हो, उनकी सेल्स करवा रहे हो, तो ये भी गलत है। देखो क्या दिया है, कौन सा पॉइंट है हमारा, ओके एफ पॉइंट है, क्या दिया है, इफ अ ट्रेडिंग मेंबर एक्सेप्ट लेस देन अ फुल, क्या दिया है, अ लेस देन अ फुल एंड बोनिफाइड मनी पेमेंट इन सेटलमेंट ऑफ अ डेप्ट ड्यू बाय अनदर ट्रेडिंग मेंबर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे एक मिनट में आपको समझाती हूँ। इफ अ ट्रेडिंग मेंबर एक्सेप्ट लेस देन अ फुल एंड बोनिफाइड मनी पेमेंट इन सेटलमेंट ऑफ अ डेप्ट, अच्छा ड्यू टू अनदर ट्रेडिंग मेंबर, अच्छा ठीक है, यानी कि अगर आपका जो ट्रेडिंग मेंबर वो क्या कर रहा है, पैसा जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है किसी और ट्रेडिंग मेंबर से अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, यानी कि अगर यहाँ पे पैसे का लेन देन यहाँ पे दो ट्रेडिंग मेंबर अगर आपस में कर रहे हैं कोई भी मतलब कोई गलत पेमेंट के लिए, तो वो यहाँ पे क्या है, गलत कहलाता है, और वो अनबिजनेस ट्रेडिंग, अनबिजनेस, हाँ अनबिजनेस लाइक कंडक्ट में यहाँ पे आता है। अब देखो डिसऑनर्ड चेक, यानी कि अगर आपका जो आपके कहते हैं ना मतलब गलत चेक वाली जो चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे क्या आती हैं, इसमें आती हैं। अब लास्ट पॉइंट दिया है फेलियर टू कैरी आउट ट्रांजेक्शन विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि आपको जो ट्रांजेक्शन अपनी आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ जो करनी है, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो भी वो क्या आता है, अनलाइक बिजनेस कंडक्ट में ही आता है। अब देखो अनप्रोफेशनल कंडक्ट, तो अनप्रोफेशनल कंडक्ट क्या है, अ ट्रेडिंग मेंबर इज डीम्ड गिल्टी ऑफ अनप्रोफेशनल कंडक्ट फॉर एनी ऑफ द, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग मेंबर है वो अनप्रोफेशनल कंडक्ट में कैसे आएगा, अगर ये वाले पॉइंट्स उसने यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए कितने IJK L, ठीक है, L पॉइंट्स तक अगर ये जो अगर इनमें से कोई भी काम करता है हमारा ट्रेडिंग मेंबर, तो वो अनप्रोफेशनल कंडक्ट में आता है। जैसे कि पहला दिया है बिजनेस एंड सिक्योरिटी इन विच डीलिंग नॉट परमिटेड, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे बिजनेस की सिक्योरिटीज़ में यहाँ पे मतलब हमारा इन्वेस्ट करवा रहे हो पैसा जिसमें अभी डीलिंग क्या है, परमिटेड नहीं, अभी डीलिंग जो है यानी कि आप डील अभी उन सिक्योरिटीज़ में नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी हमारी उन बिजनेसेस में जो है हम आप हमारा ट्रेड करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। और बी पॉइंट में दिया है बिजनेस फॉर डिफॉल्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट हु फेल टू कैरी आउट एंगेजमेंट्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटी एंड इज इन डिफॉल्ट टू अनदर ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि बिजनेस फॉर डिफॉल्टिंग कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि जो बाकी के जो लोग हैं उनसे रिलेटेड अगर आप कोई डिफॉल्ट खड़ा करवा रहे हो, है ना, और जो भी आपको यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड जो भी आपको काम करना था उसे करने में आप फेल हो रहे हो, है ना, सिक्योरिटी से रिलेटेड का, तो वो भी यहाँ पे जो आपने डिफॉल्ट क्रिएट किया है ना ट्रेडिंग मेंबर ने, तो वो किस में आता है, वो आता है हमारा अनप्रोफेशनल कंडक्ट में। थर्ड पॉइंट में दिया है ट्रांजैक्ट्स in business which an insolvent without obtaining the consent of the relevant authority even if the individual has obtained his final discharge from an इंसॉल्वेंस कोड, अच्छा इसमें क्या दिया है, इसमें मैं दे रखा है आप क्या करो, देखो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन अगर आप वो परफॉर्म कर रहे हो लेकिन विदाउट कंसेंट ऑफ द रिलेवेंट, ओहो मेरे पेन, विदाउट कंसेंट द रिलेवेंट अथॉरिटीज़, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसमें जो भी आपका काम है वो कर रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे तो कंसर्न लोगे ना। आप जैसे आप घर में अगर कुछ काम करते हो, आप अभी बच्चे हो, तो अगर आपको कुछ काम करना है तो आप अपने पेरेंट्स से एक बार कंसल्ट कर दो ना कि मम्मी पापा मैं ये करना चाहता हूँ, तो मतलब देखो अब ये नहीं कि अब आप अगर परमिशन मांग रहे हो तो मतलब अब वो पक्का है कि हाँ करेंगे ही करेंगे, अगर उसमें कुछ गलत होता है वो आपको मना भी कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, कंसर्न लिया जा रहा है कि मम्मी अगर मैं क्या ये काम मेरा सही है, क्या ये मैं कर सकता हूँ, या फिर मतलब आप पूछ लेते हो कि मम्मी अगर हाँ कर सकता हूँ तो किस तरह से करूँ। तो ये जो कंसल्ट है ना रेलेवेंट अथॉरिटीज़ का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते, अगर आप अपने ट्रांजेक्शन इन बिजनेस विदाउट कंसल्ट करते हो, रेलेवेंट अथॉरिटी के बिना आप काम करते हो, तो यहाँ पे क्या है, गलत है, ये अनप्रोफेशनल कंडक्ट में आता है। अब देखो आगे डी पॉइंट में क्या दिया है, कैरिंग आउट हिज बिजनेस ड्यूरिंग हिज सस्पेंशन पीरियड, यानी कि आप देखो सस्पेंशन पीरियड क्या होता है, सस्पेंशन पीरियड में आप अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या कर सस्पेंशन पीरियड, हाँ सस्पेंशन पीरियड में आपको सस्पेंड किया जाता है,
ऑब्वियसली बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर आप सस्पेंड हो गए हो तो उसके बाद आप अपना बिजनेस थोड़ी ना चला सकते हो, कुछ टाइम के लिए तो नहीं चला सकते। जितने टाइम के लिए सस्पेंड हुए उतने टाइम तक आप अपना काम नहीं कर सकते। जैसे अगर आप स्कूल से 15 दिन के लिए सस्पेंड हुए तो उसका मतलब ये थोड़ी ना आप जबरदस्ती जाकर स्कूल में बैठ जाओ, अगर कह दोगे मैं तो आऊँगा, मैं तो आऊँगी, मैं तो स्कूल आके दिखाऊंगी, ऐसा तो नहीं करोगे ना। अगर आप सस्पेंडेड हो तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप अपना काम नहीं कर सकते। इसी तरह से सिक्योरिटीज में भी होता है। ये पॉइंट में दिया है बिजनेस विद सस्पेंडेड, एक्सपेल्ड एंड डिफॉल्टर ट्रेडिंग मेंबर्स, यानी कि जो आपका जो बिजनेस है वो आप सस्पेंडेड, एक्सपेल्ड और डिफॉल्टेड ट्रेडिंग मेंबर्स के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। अब देखो एफ पॉइंट क्या दिया है, तो अनवारंटेबल बिजनेस में भी दिया है व्हेन इन द ओपिनियन ऑफ रेलेवेंट अथॉरिटी द ट्रेडिंग मेंबर इंगेज इन अनवारंटेबल बिजनेस और अफेक्ट परचेजेस और सेल फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट अकाउंट और फॉर एन अकाउंट इन विच इट इज directly or indirectly interested, which purchases or sales are excessive in view of its constituents or its own means and financial resources or in view of the market for such securities। देखो अनवारंटेबल बिजनेस क्या है, यानी कि आप गलत तरीके से कोई बिजनेस चला रहे हो, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, जो अगर हमारा रेलेवेंट अथॉरिटीज, मेरा पेन, यानी कि जो आपको रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है, बहुत गंदा गंदा मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ, क्या दिया है, व्हेन इन द ओपिनियन ऑफ रेलेवेंट अथॉरिटी, अगर कोई आपका जो ट्रेडिंग मेंबर है अगर वो क्या है, वो अनवारंटेबल बिजनेसेस में क्या इंगेज है, यानी कि उसके साथ में है, यानी कि वो क्या कर रहा है, मतलब अपना पैसा बनाने के लिए यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर वो इंटरेस्टेड है किसी भी एक ऐसी बिजनेस में, यानी जिससे वो क्या कर रहे हैं, अपना यहाँ पे अपना प्रॉफिट, अपना फ़ायदे के लिए वो अगर कुछ काम करे जा रहा है, अपने ओन मीन्स के लिए, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए अगर वो क्या कर रहा है, गलत तरीके से आपका जो ट्रेडिंग मेंबर है वो किसी भी चीज़ में इंगेज है, किसी भी ऐसे बिजनेस में इंगेज है ताकि वो अपना एक क्या है प्रॉफिट, फाइनेंशियल रिसोर्स यहाँ पे बना सके, तो वो यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो वाले बिजनेस क्या होता है, वो वाले बिजनेस होता है हमारे अनवारंटेबल बिजनेस, यानी कि आप यहाँ पे क्या करो, गलत तरीके से अपना सिर्फ फायदा देखने के लिए आप यहाँ पे काम किए जा रहे हो, उन सिक्योरिटीज़ में आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किए जा रहे हो और अपना मतलब देख रहे हो, मतलब अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता वाला यहाँ पे काम हो रहा है, तो फिर ये क्या है, गलत है, तो वो अनवारंटेबल बिजनेस में आता है। अब देखो लास्ट क्या दिया है, लास्ट कंडीशन है हमारी अनसेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि when the relevant authority find that the trading member is in a bad financial condition and it cannot be permitted to do business with satisfactory to its creators ऑफ और द एक्सचेंज, यानी कि अनसेटिस्फैक्टरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है कि आपका जो ट्रेडिंग मेंबर है अगर उसके पास इतना फाइनेंस, इतना पैसा नहीं है कि वो क्या कर सके, अपना बिजनेस चला सके, अपना काम कर सके, अपने क्लाइंट्स का काम कर सके, तो उसे क्या हो जाता है, अब देखो ये तीनों को ही क्या मिल रहा है, सस्पेंशन मिल रहा है। अगर आपने गलत तरीके से काम किया, आपने गलत वैल्यूज दिखाई मार्केट को, तो आपको सस्पेंड कर देंगे। अगर आपने कोई अनफेयर मीन से अपना बिजनेस चलाया तो वो अनवारंटेबल बिजनेस है और आपको सस्पेंड कर देंगे। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, अगर आपके पास पैसा नहीं है इनफ अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो भी आपको क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप अपने जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो आपके पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आप उनका काम ही नहीं परफॉर्म कर पाओगे, आप उनका काम नहीं कर पाओगे। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है कि आपका खुद का ही काम नहीं चल रहा था, आप उनका काम क्या करोगे, तो इसलिए आपको क्या करता है, कुछ टाइम तक सस्पेंड कर दिया जाता है कि भाई अभी आपसे काम नहीं हो रहा है, आप अपना घर पे आराम करो, पैसा वैसा कमाओ, उसके बाद आप यहाँ आके करना, एक्सचेंज में अपना काम करना। तो इन तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, इन तीनों ही कंडीशन में आपको सस्पेंशन ऑर्डर यहाँ पे आपके हाथ में थमा दिया जाता है और कहता था भैया घर बैठो, काम धाम करो अच्छे से और पैसा वैसा कमाओ और फिर वापस मार्केट में आना, ठीक है। तो अब देखो व्हाट इज़ रिमूवल ऑफ सस्पेंशन, अब आप पे सस्पेंशन लगा दिया गया, ठीक है जी। अब आप मस्त अपने घर में पड़े हो, काम धाम कुछ है नहीं, पैसा वैसा कहीं से आ नहीं रहा है, तो अब ये सस्पेंशन लग तो गया लेकिन अब ये हटेगा कैसे, तो व्हाट इज रिमूवल ऑफ सस्पेंशन, ये हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, द सस्पेंशन ऑफ बिजनेस एज अबव शैल कंटिन्यू अंटिल द ट्रेडिंग मेंबर हैज़ बीन अलाउड बाय द रेलेवेंट अथॉरिटी टू रिज्यूम बिजनेस। It may be done on its paying such deposit or on its doing such act or providing such things as relevant authority may require। यानी कि अब देखो जब आपके जैसे आपने कुछ गलत काम कर दिया, अब आपने घर में अपने भैया का, अपने भाई का या बहन का मार मार के उनका सर ही फोड़ दिया, तो माँ बाप तो आपको ऑब्वियस सी बात है मारेंगे ही मारेंगे। तो अब देखो पिटाई तो लग गई अब आपकी, अब माँ बाप को मनाना भी है, तो भाई उनके हाथ पाँव पूजोगे, मम्मी सॉरी बोलोगे, कहोगे कि मम्मी आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे, मतलब हाँ रोना धोना ड्रामा पूरा आपका, हाँ मस्त मिर्च मसाले वाला ड्रामा आपका घर में चलेगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर आपको बिजनेस में सस्पेंड कर दिया, अब मम्मी आपने सस्पेंड कर दिया तो मैं नहीं बात करूँगा तेरे से, हट जा तू, है ना। तो अब आप मम्मी को मनाओगे ना, तो उसके बाद मम्मी हाँ चलो ठीक है बेटा तूने गलती कर दी अब मत करियो, तो ये वाली चीज़ यानी कि आपको सस्पेंशन हट गया। तो इस तरह से बिजनेस में अब आपको सस्पेंड कर दिया, भाई तूने गलत काम किया मैंने तुझे सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब आपको वापस से बिजनेस में आना है, तो जब तक वो लोग आपको अलाउ नहीं करते, रेलेवेंट
रेलेवेंट अथॉरिटीज़ आपको बोलती नहीं है कि हाँ अब आप आपके अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, तब तक तो आप वैसे ही कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। दूसरा, अगर आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको कोई अमाउंट पे करनी पड़ती है आपको वापस से एक्सचेंज में आने के लिए, तो आपको यहाँ पे अपना जो अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने गलती करी है तो उसके लिए आपको अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो आगे हम बढ़ जाते हैं। क्या दिया है इसमें कि मतलब हाँ यहाँ पे इतना ही दिया था कि आपको अगर रेलेवेंट अथॉरिटी अगर अलाउ नहीं करेंगे तो आप बिजनेस रिज्यूम नहीं कर पाओगे, या फिर आपको अपनी डिपॉजिट्स जो है वो यहाँ पे आपको पे करनी पड़ेंगी। जो भी आपकी अथॉरिटी मांगती है वो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सको, बिजनेस में वापस से काम कर सको। अब देखो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सस्पेंशन, यानी कि अगर आप सस्पेंड हो जाते हो तो उसके बाद जो भी परेशानियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो कॉन्सिक्वेंसीज कौन कौन सी हैं। तो देखो, द सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग मेंबर हैज़ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसीज। तो जो कॉन्सिक्वेंसीज है वो ये रही हमारी, कितनी सारी हैं, ई पॉइंट, यानी कि पांच कॉन्सिक्वेंसीज दे रखे। देखो पहला, सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप राइट, यानी कि अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया एक्सचेंज से तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास जो भी राइट्स थे वो सारे आपके चले जाते हैं। द सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर शैल ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ इट्स सस्पेंशन बी डिप्राइव्ड एंड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल द राइट्स एंड प्रिविलेजेस। इट शैल ऑल्सो इंक्लूड द राइट ऑफ टू अटेंड और वोट एनी मीटिंग। ठीक है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि जो आपका मेंबर है ना, ट्रेडिंग मेंबर, अगर वो क्या है उसे सस्पेंड कर दिया है तो उसके पास जो भी राइट्स होते हैं, अब राइट कौन कौन से, ये थोड़ी ना कि मैं तेरे चांटा मार दूंगा ये मेरा राइट है, नहीं ऐसे वाले नहीं। ये क्या है कि मतलब जैसे कि अगर आपके पास वोटिंग राइट है, कि अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग चल रही है, आप अपना वोट देना चाहते हो, तो वो आपका जो वोटिंग राइट है वो आपसे छीन लिया जाता है। कोई मीटिंग अटेंड करने में, मतलब अगर ट्रेडिंग मेंबर को जाना है तो अगर आप तो सस्पेंड हो गए हो तो आप थोड़ी ना ऐसे ही चले जाओगे किसी भी मीटिंग में, तो वो राइट्स आपसे क्या ले जाते हैं, छीन लिया जाता है। मतलब अभी कुछ टाइम के आपसे वापस ले लिया गया है कि अभी आप सस्पेंडेड हो तो हम आपको ये राइट्स नहीं दे रहे हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी आपके राइट होता है वो सब आपसे ले लिए जाते हैं वापस। बी पॉइंट दिया है, राइट ऑफ क्रेडिटर अनइम्पेयर्ड, यानी कि अब देखो से पढ़ लेते हैं ये क्या है, राइट्स ऑफ क्रेडिटर अनइम्पेयर्ड। ये क्या है, द सस्पेंशन शुड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर हु आर क्रेडिटेड ऑफ द सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि द सस्पेंशन शुड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर हु आर क्रेडिटेड टू द सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि अब देखो वो जो ट्रेडिंग मेंबर है जिसने गलती करी उससे रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उनके राइट्स को यहाँ पे कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक है। तो अब जैसे कि आपने अपने भाई की पिटाई करी है ना, लेकिन आपके भाई की तो पिटाई हुई है, अब आपका जो छोटा वाला भाई या बहन है उनके थोड़ी ना राइट्स चले जाएंगे कि भाई देखिए तेरी बहन से मार रही थी तो शायद तू भी मारेगा तो इसलिए तेरे राइट्स भी जा रहे हैं, भाई उसने तो मारा ही नहीं ना अभी तक। तो इसी तरह से जो दो सस्पेंशन है, द सस्पेंशन शुड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर हु आर क्रेडिटेड ऑफ द सस्पेंशन ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि जो और बाकी के बचे हुए ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उनके राइट को यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं होता है। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या दिया है, द सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर आर बाउंडेड टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ इट्स सस्पेंशन, यानी कि अब देखो यहाँ पे आप सस्पेंड कर दिए गए हो लेकिन आपका जो काम पेंडिंग है, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, आपके जो बाकी इन्वेस्टर्स थे उनके कॉन्ट्रैक्ट तो रह गए ना, अब वो नाचेंगे थोड़ी या फिर वो रोएंगे थोड़ी, भाई हमारा तो कॉन्ट्रैक्टर गया, हमारा ट्रेडिंग मेंबर गया, वो सस्पेंड हो गया, हमारा काम कोई नहीं करेगा, नहीं, उनके काम आपको कंप्लीट करके जाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो लोग आपकी पिटाई लगाएंगे बीच चौराहे पे। ठीक है। तो आपको उनका काम जो है वो फुलफिल करना पड़ता है, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन्हें आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फर्दर बिजनेस प्रोहिबिटेड, अभी इसमें क्या है, फर्दर बिजनेस प्रोहिबिटेड क्या है, देखो, द सस्पेंशन ट्रेडिंग मेंबर शुड नॉट ब्रिंग द टर्म्स ऑफ इट्स सस्पेंशन, मेक एनी ट्रेड और ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस with or through a trading member with the permission of the relevant authority. However, it can close the transaction outside at the time of its suspension. यानी कि इसमें क्या रखा है, एक मिनट में अपना पेन हटा लेती हूँ और आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। अरे भाई हट जा, हाँ दिया, देखो इसमें क्या दिया है, ओह मेरा ये फ़ोन काम क्यों नहीं कर रहा, ओ चल गया, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ठीक है। इसमें क्या दिया है, जो हमारा फर्दर बिजनेस प्रोहिबिटेड है इसमें बताया गया है कि फर्दर बिजनेस प्रोहिबिटेड में हमको क्या दिया है कि देखो जो ट्रेडिंग में हमारा सस्पेंड हो गया है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, अब क्या है, अब जो उसकी पहले की चीज़ें पेंडिंग थी, पहले के कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग थे वो तो उसे कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, बट उसका मतलब ये नहीं कि अब वो सस्पेंड हो गया है तो वो पहले के कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर रहा है तो हम जाकर उसे नया कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं उसके सस्पेंशन पीरियड में, नहीं, अब क्या है, अब वो सस्पेंड हो चुका है। ठीक है। तो अब उतने टाइम पीरियड के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन हम उसके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है अपने सस्पेंशन पीरियड में चल रहा है। तो जो सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर है उसके साथ हम क्या है, अपनी जो ट्रांजैक्शंस है अपने बिजनेस से रिलेटेड वो हम परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है अभी सस्पेंशन पीरियड में अपना काम कर रहा है। तो जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे मना करते हैं कि आप उसके सस्पेंशन पीरियड में आप क्या है उसके साथ में अपना काम नहीं करवा सकते। ठीक है।
अच्छा मुझे लगता है ये हाँ ई पॉइंट लास्ट पॉइंट बचा है ना, ठीक है। देखो अब ई पॉइंट में क्या दिया है, ट्रेडिंग मेंबर नॉट टू डील विद सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर्स, यानी कि जो बाकी के ट्रेडिंग मेंबर्स हैं वो क्या है, सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर के साथ में काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्पेंडेड है यार। अब देखो जैसे कि आपका कोई स्टूडेंट अगर स्कूल से सस्पेंड है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी बच्चे भी उसी के साथ चले जाएंगे, नहीं। अब वो सस्पेंड हुआ है तो वो अपनी गलती की वजह से सस्पेंड हुआ है, तो आप अपना काम करोगे लेकिन उसके साथ नहीं करोगे। तो इसी तरह से नो ट्रेडिंग मेंबर इज अलाउड टू ट्रांजैक्ट इन बिजनेस विद अ सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ इट्स सस्पेंशन एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटीज। यानी कि देखो अगर क्या है कोई ट्रेडिंग मेंबर सस्पेंड हो गया है, अब वो क्या है वो तो सस्पेंड है, लेकिन जो बाकी के ट्रेडिंग मेंबर हैं अब वो ये नहीं होगा कि वो उसी सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर के साथ में चले जाएंगे, नहीं। वो क्या करेंगे, वो अपना काम खुद करेंगे। वो जब तक वो सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर के पास नहीं जा सकते जब तक क्या है आपकी रेलेवेंट अथॉरिटीज आपको क्या कर दें, अप्रूव ना कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्लास है, आपकी टीचर ने आपको सस्पेंड कर दिया और सोचो आपकी टीचर आपकी मदर है फॉर एग्जाम्पल, और आप भाई बहन दोनों साथ में पढ़ते हो और आपके भाई को सस्पेंड कर दिया, तो बहन थोड़ा एक बारी मम्मी से पूछ के रह सकते हैं ना, मम्मी मैं नहीं जाऊँगी स्कूल, मेरा भैया तो जा नहीं रहा, तो मैं घर पे ही रहूँगी। तो यहाँ पे आपको अप्रूवल मिल गया आपकी अथॉरिटी से कि हाँ चल ठीक है एक दिन रह ले तू भी घर पे। तो इसी तरह से जो ट्रेडिंग मेंबर है अगर वो सस्पेंड कर दिया गया है उसे, तो जब तक आपकी रेलेवेंट अथॉरिटी आपको परमिशन नहीं देती, जब तक आप सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर के साथ में अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके साथ में ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो सस्पेंशन हमने पूरा पढ़ लिया है, अब क्या पढ़ना है हमें, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सप्लोजन। अब देखो एक्सप्लोजन है क्या ये पढ़ लेते हैं, और उसके बाद जो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं एफ पॉइंट तक इसकी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी कि जो भी इससे रिलेटेड नतीजे हमें मिलते हैं कोई भी मतलब अब यहाँ पे हमारे साथ होगा क्या एक्सप्लोजन होने के बाद, है ना। एक्सप्लोजन होने के बाद जो भी परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं वो सारी हमें बता रखी हैं। तो समझते हैं कि पहले तो एक्सप्लोजन क्या है और फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, ठीक है। एक्सप्लोजन का मतलब होता है हमारा मतलब होता है मतलब अगर मैं एक्सप्लोजन हमारा एक इंग्लिश वर्ड है, अगर मैं इसकी हिंदी बताऊँ तो इसका मतलब होता है निष्कासन, यानी कि बाहर निकाल देना। अब देखो सस्पेंड का मतलब क्या होता है, कुछ दिनों के लिए मतलब आपको सस्पेंड कर दिया, कुछ दिनों के बाद छुट्टी दे दी, वही तुम अभी सस्पेंडेड हो, अभी तुम नहीं आ सकते। निष्कासन मतलब आपको कुछ टाइम के लिए निकाल दिया गया है, अब आप नहीं आ सकते यहाँ पे। देखो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बस थोड़ा सा ही फर्क है। सस्पेंड मतलब आपको सस्पेंड कर दिया गया है कि देखो सस्पेंड तो आप वैसे ही समझते होगे, मतलब अपना स्कूल में आपके बच्चों को सस्पेंड होते हुए देखा होगा, नहीं देखा तो अलग बात है, पर आपने सुना तो होगा ही, सस्पेंड कर देंगे आपको, बाहर कर देंगे, कुछ टाइम के लिए आने नहीं देंगे, ये सब। एक्सप्लोजन का मतलब होता है निष्कासन, यानी कि आपको किसी चीज़ से निष्कासित कर दिया गया है ना, तो वो। अब देखो एक्सप्लोजन का मतलब क्या है, अब मतलब इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो देखो यहाँ पे जो फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज है वो है, पहली क्या है, ट्रेडिंग मेंबरशिप राइट्स फॉरफिटेड, ठीक है। ट्रेडिंग मेंबरशिप राइट्स फॉरफिटेड, इसमें क्या दिया है, द एक्सपेल ट्रेडिंग मेंबर शैल फॉरफिटेड टू द एक्सचेंज इट्स राइट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबरशिप एंड ऑल राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज अ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द एक्सचेंज इंक्लूडेड एनी राइट to the use of any claim upon or any interest in any property or fund on the exchange, but any liability of any such trading member to the exchange or to any trading member, ठीक है। मैं ऐसे ही बता देती हूँ, इसमें क्या दे रखा है कि अगर आप एज अ ट्रेडिंग मेंबर आपको क्या कर देते हैं, एक्सप्लोजन दे दिया जाता है, तो फिर आपके जो भी राइट्स हैं वो आपसे क्या ले लेते हैं, छीन ले जाते हैं। सिमिलरली अगर आपको सस्पेंड कर देंगे तब भी आपके राइट्स आपके हाथ से चले जाएंगे, और वैसे ही अगर आपको एक्सप्लोजन में मिल जाता है तो भी आपको क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपके जो राइट्स होते हैं, आपसे जो भी आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड राइट्स हैं एज अ ट्रेडिंग मेंबर, आपके पास जो भी राइट्स होते हैं, जो भी आपके पास एडवांटेजेस, जो भी आपके पास प्रिविलेजेस होती हैं, वो सारी प्रिविलेजेस और आपके सारे जो भी ट्रेडिंग मेंबर के राइट्स होते हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं वापस, है ना। जैसे कि आपके जो भी फंड से रिलेटेड राइट्स हैं, यानी कि जो भी ट्रेडिंग मेंबर जो है वो फंड में जैसे कि काम करता है, तो एक मिनट, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके जो एक्सचेंज है वो क्या करता है, आपके जो भी राइट्स हैं उन्हें आपसे वापस ले लेता है कुछ टाइम के लिए, जब तक आप जो आपका एक्सप्लोजन है वो खत्म नहीं होता, ठीक है। ये मैं समझ में आया। अब देखो आगे क्या दिया है, ऑफिस वेक्टेड। अब देखो अगर आपको एक्सप्लोजन दे दिया, निष्कासन कर दिया, अब निष्कासन कर दिया है, तो सस्पेंड में क्या होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया, आप वापस आ सकते हो। लेकिन एक्सप्लोजन में क्या आपको बाहर निकाल दिया गया, भाई अब आप नहीं आ सकते, आपको बाहर कर दिया गया बिल्कुल पूरे तरीके से कि भाई आप नहीं आ सकते, आप निष्कासित हो इस चीज़ से, आपको नहीं दिया जाएगा, आप बाहर हो गए हो पूरी तरह से, ठीक है। तो सस्पेंड में होता है कि आपको 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के सस्पेंड कर दिया, 1 महीने तक आप काम पे नहीं आओगे, उसके बाद आ जाओगे। लेकिन एक्सप्लोजन में क्या है कि आपको बाहर कर दिया गया, अब आप नहीं आ सकते यहाँ पे वापस। तो ऑफिस वेक्टेड, यानी कि द एक्सप्लोजन वुड क्रिएट अ वैकेंसी इन एनी ऑफिस और पोजीशन हेल्ड बाय द एक्सपेल्डेड ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि अब जैसे कि आपको, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्कूल है, उसमें एक टीचर है,
अब वो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब उसे क्या कर दिया, उसे एक्सप्लोजन मिल गया, यानी कि उसे बाहर निकाल दिया गया। अब वो वापस स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, तो उस टीचर की जगह क्या हो गई, खाली हो गई। उस टीचर की जगह क्या है, वैकेंट है ना। तो अब उस वैकेंट जगह पे कोई और पोजीशन, सॉरी, उस पोजीशन पे, उस वैकेंट पोजीशन पे कोई और पर्सन आके क्या कर सकता है, वहाँ पे काम कर सकता है। तो इसी तरह से अगर आपको क्या है, एक्सप्लोजन मिल गया, तो वहाँ पे आपके लिए क्या है, एक जो सीट है वो खाली हो जाती है, एक वैकेंसी आपके लिए मिल जाती है, और बाकी लोग जो है वो यहाँ पे आके कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी इस पोजीशन के लिए अपना काम आके यहाँ पे दिखा सकते हैं, और वो यहाँ पे इस सीट को ले सकते हैं। सी पॉइंट में दिया है राइट ऑफ क्रेडिटर अनइम्पेयर्ड, यानी कि द एक्सप्लोजन डू नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर हु आर क्रेडिटर्स ऑफ द एक्सपेल ट्रेडिंग मेंबर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो बाकी लोग होते हैं, जो बाकी ट्रेडिंग मेंबर्स होते हैं, उनके राइट्स के साथ में यहाँ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाती, क्योंकि जो ट्रेडिंग मेंबर एक्सपेल्ड हुआ है सिर्फ वही बाहर हुआ है, बाकी ट्रेडिंग मेंबर्स की कोई गलती नहीं है, तो उनके राइट के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिमिलरली जैसे कि आप सस्पेंड हुए थे तो आपको अपना काम तो कंप्लीट करना ही पड़ा था ना। तो इसी तरीके से जैसे कि आप एक स्कूल से टीसी लेने जाते हो, तो ऐसा थोड़ी ना होगा ना कि एक साल आप स्कूल में पढ़े और फीस आपने पे नहीं करी और आप टीसी लेके चले गए, नहीं, आपको पहले फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही टीसी मिलेगी। तो इसी तरह से अगर आपने काम कंप्लीट नहीं किया, तो चाहे आपका एक्सप्लोजन हो या फिर आपका सस्पेंशन हो, पहले आप काम कंप्लीट करोगे, उसी के बाद आपको यहाँ से जाने का वो परमिशन मिलती है, ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर नॉट टू डील विद एक्सपेल ट्रेडिंग मेंबर, जैसे सिमिलरली जैसे कि आपको सस्पेंडेड ट्रेडिंग मेंबर के साथ आप डील नहीं कर सकते थे, वैसे ही आप क्या है, एक एक्सपेल्ड ट्रेडिंग मेंबर के साथ यहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस अगर आपने क्या लिया है, आपने परमिशन नहीं ली रिलेवेंट अथॉरिटी से। अगर आपकी अथॉरिटी ने आपको यहाँ पे हाँ बोल दे कि हाँ आप काम कर सकते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी आपको मना कर रही है, तो आप क्या हो, जो एक्सपेल ट्रेडिंग मेंबर है, जो बाहर निकाल दिया, जो निष्कासित ट्रेडिंग मेंबर है, उसके साथ आप काम नहीं कर सकते, उसके साथ आप डीलिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखो लास्ट पॉइंट में कहते थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिफॉल्टर टू फॉलो। देखो क्या दिया है इसमें, द प्रोविजन, एक मिनट, the provision of pertaining to default and protection fund mentioned in the bylaw applicable to the trading member expelled from the exchange as if such trading member has been declared a defaulter, यानी कि the provision of pertaining to default and protection fund management mentioned, इसमें क्या दे रहा है, इसमें मैं बोला गया है, तो इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, ट्रेडिंग मेंबर विल बी डिक्लेयर डिफॉल्टर, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं, अ ट्रेडिंग मेंबर मे बी डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्टर by direction circular notification of the relevant authority of the trading segment if, यानी कि अब हम कैसे पता करेंगे कि ये डिफॉल्टर है, तो अगर ये कुछ पॉइंट्स अगर हमें मिलते हैं उस ट्रेडिंग मेंबर से रिलेटेड, तो वो क्या होगा, डिफॉल्टर होगा। जैसे कि पहला में क्या दिया है, ही इज़ अनेबल टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है, अगर वो अपनी ऑब्लिगेशंस, उसका जो काम है, वो जो भी काम करता है उससे रिलेटेड अगर वो अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा, तो वो क्या है, वो डिफॉल्टर है, यानी कि वो अपना काम ही नहीं कर रहा, तो फिर तो वो डिफॉल्टर ही हुआ ना। बी हमें दिया, ही एडमिट्स और डिस्क्लोजेस हिज इनएबिलिटी टू फुलफिल और डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज, और यानी कि अगर वो खुद ही एडमिट कर दे, खुद ही आगे से बता दे, आगे से डिस्क्लोज कर दे कि भाई मैं इस काम को करने में इतना वो नहीं हूँ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, अपनी ड्यूटीज़ को मैं नहीं निभा पाऊंगा, मैं अपनी ऑब्लिगेशंस को नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, तो मैं एज अ डिफॉल्टर आपके सामने हूँ, ठीक है। सी हमें दिया है, ही फेल्स और इज इनेबल टू पे विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द डैमेज ऑफ द मनी डिफरेंसेस ड्यू ऑन अ क्लोजिंग आउट इफेक्ट अगेंस्ट हिम अंडर बाय द लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि अगर वो क्या करें, अगर वो फेल हो जाए अपना काम कंप्लीट करने में, यानी कि जो भी अगर उसे सेटलमेंट्स करनी थी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर क्योंकि ऐसा है नहीं ना कि आप एक ही सिक्योरिटी को एक साल तक लेके बैठे रहोगे कि हाँ काम चल रहा है, नहीं, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, वो ट्रेड को कंप्लीट करना होता है। तो अगर आप स्पेसिफिक देखो, अगर आप उसे स्पेसिफाइड टाइम में अगर उस ट्रेड को कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आप क्या रह जाओगे, आप एक डिफॉल्टर की तरह यहाँ पे ट्रीट किए जाओगे। डी में दिया है, ही फेल्स टू पे एनी सम ड्यू टू एक्सचेंज और टू सबमिट टू डिलीवरी ऑफ द एक्सचेंज ऑन ड्यू डेट डिलीवरी एंड रिसीव्ड ऑर्डर स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंसेज एंड द सिक्योरिटीज़, यानी यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि अगर वो क्या करता है, जो भी हमारी अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं, अगर वो उनकी डिलीवरी और रिसीविंग ऑर्डर, अगर उसकी डिलीवरी और रिसीविंग ऑर्डर को सबमिट करने में टाइम पर जो भी उसकी पर्टिकुलर ड्यू डेट है, अगर उसे डिलीवर करने में क्या रह जाता है, अगर वो फेल हो जाता है, तो वो क्या करेगा, एज अ डिफॉल्टर वो यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि अगर वो जो भी डिलीवरी से सबमिट करनी है, जो भी सिक्योरिटी से डिलीवरी करनी है या फिर रिसीव करनी है, जो भी ऑर्डर उसे करना है, रिसीव या डिलीवर, तो अगर वो डेट पे, जो भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड डेट है, उस पर सबमिट नहीं कर पाया, तो वो डिफॉल्टर है। ये हमें दिया है कि बैलेंस शीट एंड, एक मिनट,
बैलेंस शीट एंड सच अदर क्लियरिंग फॉर्म्स एंड अदर स्टेटमेंट्स एज द रिलेवेंट अथॉरिटी में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि जो भी हमारी बैलेंस शीट है और जो भी हमारे क्लियरिंग फॉर्म्स है, जो भी हमारी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, वो सारी क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट अथॉरिटी के पास टाइम टू टाइम उनके पास होनी चाहिए। पता होना चाहिए रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को कि हाँ ये बंदा ये काम कर रहा है, ये सारी इसकी सिक्योरिटीज़ हैं, ये इस तरह से काम कर रहा है, इसकी बैलेंस शीट ये है हमारे पास है, इसकी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, इसकी रिपोर्ट हमारे पास है। अगर आप प्रोवाइड नहीं करोगे अपने आप अगर जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है अगर वो अपनी रिपोर्ट्स, अपनी बैलेंस शीट ऑथराइज रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड नहीं करेगा टाइम टू टाइम, तो फिर वो एज अ डिफॉल्टर कंसीडर किया जाएगा। अब हमारा जो एफ पॉइंट है वो क्या रखा है, इफ़ ही फेल्स टू पे और डिलीवर टू द डिफॉल्टर कमिटी ऑल मोनीज सिक्योरिटीज एंड अदर असेट्स due to a trading member who has been declared a defaulter within such time of the declaration of default, such trading member is relevant authority may direct or। यानी कि अगर जो हमारा if he fails to pay, ओके मिनट में पेन लेती हूँ, if he fails to pay or deliver the defaulter committee monies, ठीक है, अगर जो हमारा मेंबर है अगर वो डिफॉल्टर कब कहलाएगा, अगर वो क्या करे, जो भी उसकी डिलीवरी है, जो भी उसे पे करना है, वो सारी चीज़ें अगर वो क्या करना है, वो टाइम पे नहीं कर पा रहा, या फिर मैं कह सकती हूँ कि असेट्स ड्यू टू अ ट्रेडिंग मेंबर हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्टर विद इन सच टाइम। अच्छा, तो यहाँ पे एक मिनट मैं इरेज करके आपको सारा बताती हूँ कि इसमें मैं बोला क्या गया है। एक मिनट ये पेन हट जाए, ठीक है। इसमें बोला है हमें, अगर यहाँ क्या है, अगर हम फेल हो जाते हैं, जो हमारा डिफॉल्टर कमेटी है अगर उसे जो भी हमारी पे और डिलीवरी है, यानी कि जो हमारी डिफॉल्टर कमेटी होती है उसको अगर हम सिक्योरिटीज़ पे करने में या असेट्स पे करने में, उन तक डिलीवर करने में अगर हम फेल हो जाते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, एज अ डिफॉल्टर हम कहलाए जाएंगे। क्यों, जो हमारी डिफॉल्टर कमेटी है वो क्या है, वो यहाँ पे डिफॉल्टर कमेटी यहाँ पे चेकआउट करती है कि कौन सा इंसान डिफॉल्ट कर रहा है या फिर कौन सा पर्सन यहाँ पे डिफॉल्टर है या फिर नहीं। तो आप उस डिफॉल्टर कमेटी को पता कैसे चलेगा, अगर आप अपनी सारी सिक्योरिटीज़, अपने असेट्स उन्हें दिखाओगे, बताओगे, तभी तो उन्हें पता चलेगा ना कि हाँ ये बंदा सही तरीके से काम कर रहा है और ये डिफॉल्टर नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपनी सिक्योरिटीज़ को, यहाँ पे असेट्स को अगर अपने ट्रेडिंग मेंबर को सामने डिफॉल्टर कमेटी के सामने नहीं रख पाओगे, तो आप एज अ डिफॉल्टर कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। अब जो जी पॉइंट है उसमें दिया है, इफ़ ही फेल्स टू अबाइड बाय द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एज ले डाउन अंडर द बाय लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी कि जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है अगर उसके हिसाब से वो यहाँ पे कुछ भी प्रोसीडिंग्स जो है उसमें गलत काम करता है, तो फिर वो क्या होगा, एक डिफॉल्टर होगा। एच पॉइंट दिया है, इफ़ ही बिगेन्स एन इंडिविजुअल एंड और partnership firms, it being a company incorporated under the Companies Act, files a petitions before a court of law of adjunctions of himself as an insolvent or for its winding up as the case may be। यानी कि अब देखो, जो भी हमारा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, या फिर कोई भी इनकॉर्पोरेट हो, यानी कि कोई भी कॉर्पोरेट हो, कोई भी कंपनी हो, अगर वो क्या करते हैं, जो हमारा कोर्ट ऑफ लॉ है अगर वो क्या करते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने कोई गलती करी है, यहाँ पे देखो वाइंडिंग अप केस में भी, यानी कि अगर उन्होंने कोई गलती करी है और उनका कोई केस है, अगर वो यहाँ पे क्या करता है, उस केस को बंद करने की कोशिश करता है, वाइंड अप करने की कोशिश करता है, यानी कि उसे किसी भी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो एक डिफॉल्टर कहलाएंगे। भाई आप ऐसा थोड़ी ना कि आप आपके हाथ में कोई केस चल रहा है और आप उसे ऐसे ही अपने पैसे के दम पे उसे बंद करा सकते हैं, नहीं, तो आप क्या होंगे, एक डिफॉल्टर कहलाएंगे। आई पॉइंट हमें दिया है 1A विदाउट prejudice to the foregoing, if a trading member is either expelled or declared a defaulter by any other recognized stock exchange on which he is a member, or if the registration certificate is cancelled by SEBI, the said trading member may be expelled from the exchange after providing an opportunity of being heard to such trading member। यानी कि अगर क्या होता है, अगर आपको एक डिफॉल्टर कह के आपको बाहर कर दिया जाता है, आपको निष्कासित कर दिया जाता है, अगर आपको एक्सपेल कर दिया जाता है किसी भी एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी, आपको क्या है, आपकी बात भी सुनी जाएगी। एज अ ट्रेडिंग मेंबर आपकी बात भी क्या है, यहाँ पे बीइंग हियर टू सच ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि जो भी ट्रेडिंग मेंबर को आप डिफॉल्टर कह रहे हो, उस डिफॉल्टर की जो गलती है अब उसे भी बताने का मौका मिलता है ना। जैसे कोई जुर्म अगर करता है, कोई क्रिमिनल है, तो उसे भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो इसी तरह से जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है उसे भी क्या है, उसे भी सुना जाएगा, उसके बारे में भी पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरी तरह से डिसाइड किया जाता है कि वो एक उसे निष्कासित, उसे एक्सपेल करना है आपके स्टॉक एक्सचेंज से या फिर नहीं। अगर वो डिफॉल्टर फाइंड आउट हुआ तो वो बाहर निकाल दिया जाएगा, अदरवाइज हम उसे क्लीन चेक दे देंगे और उसे भाई तुम सेफ हो,
तुमने कोई गलती नहीं करी, तुम डिफॉल्टर नहीं हो, ऐसे कह के उसे अपने काम पे वापस छोड़ देंगे। अब देखो लास्ट पॉइंट दिया है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द बाई लॉज द ट्रेडिंग फैसिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी विड्रॉन इमीडिएटली आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोजन, डिफॉल्ट बाय एनी अदर स्टॉक एक्सचेंज और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि अब देखो, अगर आप क्या करो, बाय लॉ यानी कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आपने कोई गलती करी है या फिर आपने कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस का उल्लंघन किया है, तो उसके बाद यहाँ पे आप क्या हो, एज अ डिफॉल्टर यहाँ पे आप पाए गए हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप डिफॉल्टर पाए गए हो तो यहाँ पे आपका जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि आपको जो सर्टिफिकेट है जो आपको सेबी प्रोवाइड करती है, वो सेबी का जो सर्टिफिकेट है वो आपसे क्या कर लिया जाएगा, ये सेबी लिखाइए, कुछ और ही नज़र आ रहा है, जो सेबी ने आपको क्या किया है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, वो आपसे क्या कर दिया जाता है, आपसे लेके उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ गए होंगे कि ये क्या थे और जो डिफ़ॉल्टर होता है वो किस तरह से पता किया जाता है। देखो अगर ये सारे पॉइंट्स अगर वो ये फुलफ़िल कर रहा है, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट अगर उसको हमने उसे पकड़ लिया कि हाँ ये गलती कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है या फिर ये अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ पता चलती है हमें, तो वो क्या है, वो एक डिफ़ॉल्टर की तरह डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब देखो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो क्या है, हु आर ऑथोराइज पर्सन। तो अभी ऑथोराइज पर्सन होते कौन है, ऐसे पढ़ लेते हैं। तो देखो क्या दिया है, trading member of the exchange can appoint authorized person in the capital market, future and option and currency derivative market segment. Authorized person is any person, individual, partnership, firms, limited liability partnership, LLP or body corporate who is appointed as such by a stock exchange including trading member and who provides access to trading platform of a stock exchange as an agent of the stockbroker. Authorized person can receive remuneration, fee, charges, commission, salary, etc. for his service only from the stockbroker and shall not charge any amount from the client. Accordingly, stockbroker can share brokerage with authorized person but shall not charge any amount directly from the client. The client introduced by the authorized person should have a direct relation with the trading member, that is the member constituent agreement, know your client form, risk disclosure document, etc. are executed between the client and the trading member. This implies that the authorized person is not allowed to have any trading relationship with the client. The trading member should issue the contract note and bills directly to the client, that is the authorized person should not issue contract notes, confirmation memo or bills in their names. The client introduced by authorized, ठीक है से पढ़ ही रहता है, उसके बाद पूरा पैराग्राफ समझा दूंगी। The client introduced by the authorized person are required to deliver securities and make payments directly in the trade name of the trading members as appearing on the SEBI registration certificate. Similarly, the trading member should deliver securities and make payment directly in the name of the client. फाइनली पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया हम लोगों ने मेहनत करके, ओह थैंक गॉड। अच्छा देखो इसमें क्या दिया है, एक ऑथोराइज पर्सन क्या होता है। देखो ऑथोराइज पर्सन वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो क्या है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ऑथोराइज कर दिया गया है, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान मुंह उठा के आ गया और आप उसके साथ अपना ट्रेडिंग करना शुरू कर देंगे। ऑथोराइज यानी कि सेबी ने उसे, आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने उसे क्या कर रखा है, ऑथोराइज कर रखा है। तो यहाँ पर ऑथोराइज पर्सन देखो होता कौन है, मैं अपना पेन ले लेती हूँ। यहाँ देखो जो हमारा एक्सचेंज है वो क्या करता है, ऑथोराइज पर्सन को अपॉइंट करता है। ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान आके एक ऑथोराइज पर्सन बन जाएगा। जो हमारा कैपिटल मार्केट है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट्स है, ये सब क्या करते हैं अपने ऑथोराइज पर्सन रखते हैं। यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एक पर्सन हो सकता है, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, या फिर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर कोई कॉर्पोरेट हो सकता है। जो क्या है स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर क्या करते हैं, एक ऑथोराइज पर्सन को अपने लिए यहाँ पे रखते हैं। यानी कि अब एक ऑथोराइज पर्सन जैसे कि हमारा ब्रोकर और सब ब्रोकर, अब ब्रोकर और सब ब्रोकर ये कोई ऐसे ही इंसान नहीं होते हैं, ये हमारे ऑथोराइज लोग होते हैं। इनके साथ हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इनके साथ हमें कोई भी यहाँ पे डरने की बात नहीं है। बट हाँ ये जो ब्रोकर और सब ब्रोकर हैं ये सच में ऑथोराइज होने चाहिए, इनके पास सर्टिफिकेट होते हैं। तो अगर आप कभी ब्रोकर और सब ब्रोकर से काम पड़े तो आप इनका सर्टिफिकेट चेकआउट कर सकते हैं कि अगर उनके पास सेबी का दिया हुआ सर्टिफिकेट होगा तो यानी कि ऑथोराइज पर्सन होंगे। तो ऑथोराइज पर्सन जो होते हैं वो यहाँ पे कोई डिफॉल्ट क्रिएट करने के लिए नहीं होते, ये आपकी हेल्प करने के लिए ही जो है एक्सचेंज यहाँ पे रखता है इन्हें। तो देखो यहाँ क्या दिया है, अब अगर आपने एक ऑथोराइज पर्सन, फॉर एग्जांपल आपने कोई सब ब्रोकर या फिर ब्रोकर की हम बात कर रहे हैं, ये सब ब्रोकर और ब्रोकर दोनों में से कोई भी है, ऑथोराइज पर्सन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर आपने कोई ऑथोराइज पर्सन है तो वो जो है वो क्या करेगा, वो आपसे कोई यहाँ पे पैसा नहीं मांगेगा कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए गए कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे करना है, तो वो आपसे कोई पैसा नहीं मांगता। यहाँ क्या दिया है, स्टॉक एक्सचेंज, देखो एक मिनट, यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर
मेंबर हु प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि जो हमारा स्टॉक ब्रोकर होता है वो क्या करता है, जो भी क्लाइंट्स आते हैं उसके पास उन्हें एक एक्सेस देता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपना रिटर्न जनरेट करना है। इसको बताने के लिए क्या है, हमारे पास ऑथराइज पर्सन होते हैं, यानी कि हमारे ब्रोकर और सब ब्रोकर होते हैं। तो हमें क्या करता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को किस तरह से एक्सेस करना है, किस तरह से इसे यूज़ करना है, ये हमें बताने का काम कौन करता है, स्टॉक ब्रोकर या फिर सब ब्रोकर। तो अ स्टॉक एक्सचेंज एज एन एजेंट ऑफ द स्टॉक ब्रोकर, यानी कि ये क्या होता है, स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर क्या होता है, एक एजेंट होता है हमारे स्टॉक एक्सचेंज के। द स्टॉक ब्रोकर शैल नॉट चार्ज द अमाउंट फ्रॉम द क्लाइंट, यानी कि जो हमारा स्टॉक ब्रोकर होता है ना, ये कभी भी अपने क्लाइंट से कोई अमाउंट ऐसे पैसा नहीं मांगेगा कि आप मेरे को पैसा दो तो मैं आपका काम करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये कोई भी चार्ज अपने क्लाइंट से नहीं चार्ज करते हैं, जो भी पैसा है ये अपने क्लाइंट से नहीं चार्ज करते हैं। ये जो भी इनका, कहाँ गए हम, कहाँ थे, एक मिनट, हाँ, अमाउंट फ्रॉम द क्लाइंट, ये जो भी इनकी फ़ी, चार्जेस, कमीशन, सैलरी होते हैं ना, ये ऑथराइज पर्सन क्या करते हैं, अपना खुद ब खुद, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, आप ये काम कर रहे हैं तो भाई इन्हें पैसा तो चाहिए ना, तो ये स्टॉक एक्सचेंज ये कभी भी क्लाइंट से पैसा नहीं मांगेंगे। इतना ध्यान रखना, अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो ये आपसे कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आप मेरे को पहले पैसा दे दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपसे कोई भी चार्ज जो है, स्टॉक ब्रोकर आपसे कोई चार्ज यहाँ पे गेन नहीं करता है। अकॉर्डिंगली द स्टॉक ब्रोकर कैन शेयर ब्रोकरेज विद द ऑथराइज पर्सन बट नॉट, एक मिनट, कहाँ थे हम, फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है। अकॉर्डिंगली स्टॉक ब्रोकर कैन शेयर ब्रोकरेज विद द ऑथराइज पर्सन बट शैल नॉट चार्ज एनी अमाउंट डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट, यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर होता है हमारा, वो क्या कर सकता है, वो ऑथराइज पर्सन के साथ में अपना ब्रोकरेज जो है वो शेयर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो अपने क्लाइंट से यहाँ पे कोई पैसा चार्ज करेगा, ठीक है। अब देखो, the client introduced by the authorized person should have a direct relationship with the trading member that is, अच्छा ठीक है। अब जो क्लाइंट है, अगर वो क्या है, अगर वो ऑथराइज पर्सन जो है वो क्लाइंट्स को क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस करवाता है कि देखो, अब आप मार्केट में नए नए गए, आपको तो पता ही नहीं है कि क्या, कौन सा काम कैसा चल रहा है, कौन क्या करेगा। तो जो ऑथराइज पर्सन है, जो सेबी ने यहाँ पे, जो एक्सचेंज है उसने क्या किया, एक ऑथराइज पर्सन यहाँ पे आपके लिए रख रखा है। तो ऑथराइज पर्सन क्या करेगा, वो क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करवाएगा, और उसके डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ हो सकते हैं, उसके डायरेक्ट रिलेशन ट्रेडिंग मेंबर के साथ भी हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एग्रीमेंट, नो योर क्लाइंट, जैसे कि KYC होती है ना, नो योर क्लाइंट फॉर्म, या फिर रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे फुलफिल करवा लेता है, ताकि उनके आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक रहे कि हाँ ये पर्सन कौन है, इसे किस तरह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कराना है। तो जो क्लाइंट और जो ट्रेडिंग मेंबर है, इनके बीच में जो है किस तरह से यहाँ पे कोई भी कोई भी ट्रेड किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, तो ये जो है ट्रेडिंग ऑथराइज पर्सन जो है वो क्या कराता है, हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता है कि क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर के बीच में जो इंट्रोडक्शन कराता है, ये हमारा ऑथराइज पर्सन भी करवा सकता है। आगे क्या दिया है, आगे दिया है, एक मिनट, दिस इम्प्लाइज दैट ऑथराइज पर्सन इज नॉट अलाउड टू हैव एनी ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, यानी कि अब देखो, जो ऑथराइज पर्सन है ना, इसका कोई रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ नहीं होगा, ये आपका काम करके नहीं देगा, ये आपको ट्रेडिंग मेंबर से मिलवा देता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे कि अब देखो, जैसे टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आप दोनों को मिलवाते हैं। ऐसा तो ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा खुद ही से स्कूल चला जाता है कि मैं तो खुद ही जाकर एडमिशन करा दूंगा, नहीं। देखो यहाँ पे ऑथराइज, यहाँ पे आप समझ सकते हो ऑथराइज पर्सन कौन है, आपके पेरेंट्स, और ये आप क्या हो, क्लाइंट, और टीचर कौन है, टीचर यहाँ पे आप समझ लो एज अ ट्रेडिंग मेंबर। तो आप दोनों को मिलाने का काम जो कर रहे हैं वो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो ऑथराइज पर्सन होता है वो क्या करता है, क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर के बीच में जो रिलेशन है उसे इंट्रोड्यूस कराने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया। अब देखो, आई होप आपको समझ में आएगा कि ऑथराइज पर्सन है कौन। ऑथराइज पर्सन है कि किस तरह से जो ट्रेडिंग मेंबर और जो क्लाइंट है उसके बीच में जो इंट्रोडक्शन कराने वाला पर्सन है वो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, इतना ही दिया था इसमें, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये जो ऊपर वाली लाइन्स है ना, ये वाली जो लाइन्स है कुछ, ये वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा ये वाली जो लाइन्स थी कि जो आपका ये वाला कहाँ गया, कि हाँ ये जो अमाउंट वाली जो बात थी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब देखो, अगर हम आगे बढ़ें तो आज का लास्ट टॉपिक हु इज़ अ स्टॉक ब्रोकर, ये हमें आज लास्ट पढ़ना है। इसके बाद हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और व्हाट इज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ सब ब्रोकर, ये हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम स्टार्ट करते हैं, ये सब ब्रोकर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। Sub broker is an important intermediary between stock broker and client in the capital market segment. The trading members of the exchange may appoint sub broker to act as agent of the concerned trading member for assisting the investor in buying, selling or dealing in the securities. The sub broker are affiliated to trading members and are required to be registered with SEBI. A sub broker is allowed to associate with only one trading member on the exchange. यहाँ क्या दिया है, देखो मैंने सब ब्रोकर और ब्रोकर पहले से ही आपको बता रखे हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई थी। ये क्या है हमारा स्टॉक ब्रोकर, एक मिनट, अब देखो ये हमारा स्टॉक ब्रोकर, इसके अंडर में जो भी छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं
है ना। ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए हमारे सब ब्रोकर। यानी कि अब देखो ये जो एक सब ब्रोकर है ना, ये सिर्फ एक ही पर्सन से कनेक्ट हो सकता है। ये एक सब ब्रोकर एक ही पर्सन से कनेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं होगा ये सब ब्रोकर दूसरे पर्सन से भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे सब ब्रोकर्स हैं वो क्या होंगे, एक ही से क्या होंगे, एसोसिएटेड होंगे। वो सिर्फ एक ओनली ट्रेडिंग मेंबर से ही क्या रह सकता है, कनेक्टेड रह सकते हैं, एसोसिएटेड रह सकते हैं। और जो हमारे सब ब्रोकर होता है वो भी क्या होते हैं, क्लाइंट और जो हमारा मैं कह सकती हूँ एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं। यानी कि जैसे कि दो लोगों के बीच में जो काम करता है ना, जैसे कि आपको कोई प्लॉट खरीदना है या फिर कोई घर मकान खरीदना है, तो एक तो इंसान होगा जो आपके लिए हो, अगर जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर ये आपको ये आप हो, ये वो इंसान है जिसको अपना घर बेचना है। अब आपको तो नहीं पता ना, आप रोड पे जाकर तो करोगे नहीं मेरे को घर चाहिए, मेरे को घर चाहिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। और ये भी रोड पे आके हंगा नहीं करेगा कि मेरे को घर बेचना है, मेरे को घर बेचना है। अब आपने किसी से बोला कि यार अगर तुझे पता चले ना कि मतलब कोई घर बिक रहा हो तो मुझे बताइयो। इसने भी इसे बोला कि यार अगर कोई घर खरीदना चाहता है ना तो मुझे बताना, मैं बेच दूंगा। तो ये जो इंसान है ये क्या हुआ, ये एक ब्रोकर की तरह काम करेगा। अब ये जो इंसान है इसके जाके इन्फॉर्मेशन दे देगा कि एक घर मिल गया, और ये इंसान इसको जाके इन्फॉर्मेशन दे देगा कि एक आदमी मिल गया, वो क्या करेगा, घर खरीदना चाहता है। तो अब ये दोनों क्या कर लेंगे, आपस में डील कर लेंगे। पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक इंसान और है। तो ये जो बीच में इंसान है ना, यही क्या होता है, हमारा ब्रोकर होता है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं, या फिर सब ब्रोकर। सब ब्रोकर कैसा हो जाएगा, अगर वो ब्रोकर के अंडर में काम कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सब ब्रोकर। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सब ब्रोकर और ब्रोकर है क्या। और सब ब्रोकर को हम क्यों अपॉइंट करते हैं, एज अ एजेंट हम अपॉइंट करते हैं, ताकि जो ट्रेडिंग मेंबर है और जो क्लाइंट है उनके बीच में जो है ज़्यादा। अब देखो एक ट्रेडिंग मेंबर बहुत सारे लोगों को तो नहीं संभाल सकता ना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो अब क्या हो सकता है, जो सब ब्रोकर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और क्या करते हैं, अलग अलग लोगों को वो डील कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा सब ब्रोकर होता है। अब देखो, ट्रेडिंग मेंबर डिजायरस ऑफ अपॉइंटिंग सब ब्रोकर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉलोइंग। अब देखो सब ब्रोकर बनने के लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। तो देख लो कौन कौन से हैं वो। एक मिनट, हमें टोटल पॉइंट्स हैं हमारे पास, अच्छा जे तक पॉइंट है, ठीक है। तो ए हमें दिया है, देखो, कॉपी ऑफ सब ब्रोकर एग्रीमेंट ड्यू सर्टिफाइड बाय द ट्रेडिंग मेंबर। यानी कि जो सब ब्रोकर और ब्रोकर एग्रीमेंट है उसका कॉपी, उसकी फोटो कॉपी जो है वो क्या होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए ट्रेडिंग मेंबर के पास, ठीक है। जो ट्रेडिंग मेंबर है तो उसका सब ब्रोकर और ब्रोकर एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए ना। एप्लीकेशन, बी पॉइंट में दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ सब ब्रोकर विद सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फॉर्म बी। यानी कि अब देखो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो फॉर्म बी में क्या होना चाहिए, जो एप्लीकेशन है एज अ, आपको क्या करना है, सब ब्रोकर ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है, जो एप्लीकेशन आपने एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर किया है वो आपके पास होना चाहिए। सी, यानी कि आपको रजिस्टर बनने सॉरी सब ब्रोकर बनने के लिए आपको रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। सीए में दिया रिकमेंडेशन लेटर टू बी गिवन बाय द ट्रेडिंग मेंबर विद हुम द सब ब्रोकर इज एफिलेटेड। यानी कि अब जो हमारा सब ब्रोकर है वो कौन से ब्रोकर के साथ में यहाँ पे एफिलेटेड है, किसके साथ में है, तो वो रिकमेंडेशन लेटर भी आपके पास होना चाहिए। डी में दिया है रेफरेंस लेटर फ्रॉम द एप्लीकेशन बैंकर। यानी कि अब एक रेफरेंस के लिए, अब ऐसा तो देखो कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, तो उस सब के लिए भी जो रेफरेंस लेटर है, यानी कि एक रेफरेंस के लिए हम चीज़ें रखते हैं ना, जैसे गवाह, जैसे हम लोग अपने लिए रखते हैं कि देखो भाई मैं ये काम कर रहा हूँ तो इस चीज़ के गवाह तुम हो कि हाँ मैंने ये काम किया था। तो वैसे ही यहाँ पे अब जो है एक रेफरेंस लेटर भी जो है वो आप जो ब्रोकर के पास है वो होना चाहिए। दूसरा में दिया है रेफरेंस लेटर हो गया, हाँ। ई में दिया है रेफरेंस मैं इसे रेफरेंस कर रही हूँ, रेफरेंस लेटर फ्रॉम एनी अदर थर्ड पार्टी सच एज सी एस लॉयर, नोटरी और अदर स्टॉक ब्रोकर। यानी कि अब एक रेफरेंस लेटर आप अपने लिए भी रख सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, और दूसरा अगर आपको एक थर्ड पार्टी चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि कोई और भी मेरा गवाह बने एज अ रेफरेंस लेटर के लिए, तो आप सी एस लॉयर, स्टॉक ब्रोकर, नोटरी, आप इन सब की भी हेल्प ले सकते हो एज अ रेफरेंस लेटर को रेफरेंस लेटर के लिए, ठीक है। एफ पॉइंट में दिया है डिक्लेरेशन फ्रॉम सब ब्रोकर अबाउट नॉन कन्विशियस और प्रेजेंटली नॉट अंडर ट्रायल फॉर एनी ऑफेंस ऑन द लेटर हेड ऑफ द सब ब्रोकर। यानी कि यहाँ क्या दिया है कि यहाँ में बोल रखा है कि डिक्लेरेशन फ्रॉम सब ब्रोकर अबाउट नॉन कन्विशियस और प्रेजेंटली नॉट अंडर ट्रायल फॉर एनी ऑफेंस। यानी कि मतलब इन्होंने अभी तक कोई ऑफेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं किया। अब जो सब ब्रोकर है ना, ये इसके लेटर के मतलब सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए कि हाँ ये जो सब ब्रोकर है डिक्लेयर करता है कि इसकी वजह से कोई भी यहाँ पे ट्रायल फॉर एनी ऑफेंस, यानी कि ये कोई ऑफेंस करने की कोशिश यहाँ पे नहीं करेगा, ये शांतिपूर्वक अपना काम करता है, ये कोई लड़ाई वड़ाई झगड़ा वगड़ा में बिलीव नहीं रखता, ये अपनी तरफ से कुछ
ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगा। हाँ, आप सामने से या जो आपका इन्वेस्टर है फिर जो क्लाइंट है वो अगर ऐसी कोई हरकत कर रहा है तो अलग बात है, बट ये स्टार्ट नहीं करेंगे ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा। जी पॉइंट में दिया है अंडरटेकिंग फ्रॉम सब ब्रोकर अबाउट डीलिंग डायरेक्टली विद इन्वेस्टर एंड नॉट विद एनी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया है अंडरटेकिंग फ्रॉम सब ब्रोकर अबाउट डीलिंग डायरेक्टली, यानी कि यहाँ में बोला कि जो हमारा सब ब्रोकर है वो क्या करेगा, डायरेक्टली डील करेगा इन्वेस्टर से, और ऐसा नहीं होगा कि वो कोई अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी हो। देखो अब जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप किसी गलत इंसान के चंगुल में फंस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टॉक एक्सचेंज में गए और आपने बिना चेकआउट किए ही कि रजिस्टर्ड है पर्सन या नहीं, आप ऐसे ही किसी भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के साथ में आप चले गए, नहीं। तो अंडरटेकिंग फ्रॉम सब ब्रोकर अबाउट डीलिंग डायरेक्टली विद इन्वेस्टर एंड नॉट विद एनी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, यानी कि जो हमारा सब ब्रोकर है वो क्या है, यहाँ पे कोई भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएट नहीं है, वो क्या है रजिस्टर्ड सब ब्रोकर है। तो इस चीज़ का यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। एच पॉइंट में दिया है कन्फर्मेशन फ्रॉम सब ब्रोकर दैट ही हैज़ नॉट अप्लाइड थ्रू एनी अदर टीएम ट्रेडिंग मेंबर एंड ऑल्सो ही इज़ नॉट अ मेंबर सब ब्रोकर ऑफ एनी ऑफ द कमोडिटी एक्सचेंज ऑन द लेटर हेड ऑफ, यानी कि देखो जो आपका लेटर है उसके ऊपर जो मेन पॉइंट्स है वो हमें बता रखे हैं कि उसके लेटर के मेन पॉइंट्स में सबसे ऊपर क्या लिखा होना चाहिए। जैसे कि अब वो जो सब ब्रोकर है वो ये कंफर्म करे कि वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेडिंग मेंबर के साथ में क्या है एसोसिएटेड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो सबके साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, सबके साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, वो एक ही के साथ क्या है कनेक्टेड है, एक ही ट्रेडिंग मेंबर के साथ कनेक्टेड है। और क्या है वो जो सब ब्रोकर है वो किसी और कमोडिटी एक्सचेंज का यहाँ पे कोई मेंबर नहीं है, यानी कि वो कोई किसी और कमोडिटी का एक्सचेंज, एक मिनट, वो किसी और कमोडिटी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो किसी और कमोडिटी एक्सचेंज का मेंबर नहीं है। ठीक है, वो क्या है एक ही ट्रेडिंग मेंबर के साथ में कनेक्टेड है। आई पॉइंट दिया है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप सर्टिफिकेट एम। हाँ, यानी कि आपके पास ये वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं, यहाँ देखो इसमें क्या दिया है, आपके पास ये वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए एज ए सब ब्रोकर। अब देखो आगे क्या दिया है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सब ब्रोकर एज ऑन स्पेसिफाइड डेट बाय द सर्टिफाइड बाय। अच्छा, यानी कि आपके पास जो है वो लिस्ट ऑफ सब ब्रोकर्स, देखो एक मिनट, हाँ मैं कुछ चेक कर रही थी। देखो यहाँ क्या दिया है कि जो सब ब्रोकर्स हैं तो उन सब की लिस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सब ब्रोकर, यानी कि जो भी आपके पास सब ब्रोकर है उन सभी की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि आपके मार्केट में कौन कौन सब ब्रोकर है कौन कौन नहीं है। तो उन सबकी लिस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब देखो आगे क्या दिया है, द ट्रेडिंग मेंबर हैज़ टू इंश्योर द सेटलमेंट ऑफ ऑल डील्स एंटर्ड इनटू बाय अ ट्रेडिंग मेंबर इवन इफ द डील्स में हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स सब ब्रोकर, यानी कि जो भी हमारा ट्रेडिंग मेंबर है वो क्या करता है, वो सारी डील्स को सेटल करता है ना। द ट्रेडिंग मेंबर हैज़ टू इंश्योर सेटल ऑल द डील्स एंटर्ड इन द ट्रेडिंग मेंबर। देखो चाहे सब ब्रोकर जो है वो यहाँ पे सारी डील्स ला रहा है, देखो जैसे मैंने बताया था ये ब्रोकर है, ये सब ब्रोकर हैं सारे, है ना। तो अब ये जो सब ब्रोकर है चाहे ये डील्स ला रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग मेंबर है, जो सब ब्रोकर है वो डील लाया भले ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सेटलमेंट करने का काम है वो किसका है, वो ट्रेडिंग मेंबर का काम है। तो अगर सब ब्रोकर यहाँ पे डील्स ला रहा है, वो अगर सब ब्रोकर ओरिजिनेट कर रहा है डील्स को, इट डजेंट मैटर, जो सेटलमेंट करने का काम है वो किसका है, ट्रेडिंग मेंबर का। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखो आगे पढ़े तो क्या दिया है, द सब ब्रोकर विल बी रिक्वायर्ड टू अधीर टू एनएससी नो योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू डीलिंग थ्रू अ सब ब्रोकर आर गिवन बिलो। यानी कि आप देखो नो योर क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के बाद, रिक्वायरमेंट को फिल करने के बाद, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो सब ब्रोकर के पास होने ही चाहिए अपने और क्लाइंट को समझने के लिए, वो कौन कौन सा है, तो ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं इरेजर लेने जाती हूँ और ये वाली पेंसिल मेरे हाथ में आ जाती है, पता नहीं क्यों, और फिर ये ऐसे से लाइनें बना देती है। देखना आप, जैसे मैंने स्क्वायर बनाया, अब देखना अब ये ऐसे ऐसा हाईलाइट कराता रहेगा, ये से इधर से उधर उठा के मटकाता रहता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला पेन। देखो क्या दिया है, अब देखो वो जो इन्फॉर्मेशन है जो होनी चाहिए वो क्या है, इंडिविजुअल क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो हमारा क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारा होना चाहिए हमारे पास में। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपनी डीलिंग से रिलेटेड वो सब ब्रोकर के जो कौन कौन से हैं वो यहाँ पे हमें दे रखे हैं। तो जो एक मिनट, मेरा इरेजर क्या दिए हैं,
देखो पहला क्या है, इंडिविजुअल क्लाइंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, यानी कि जो इंडिविजुअल जो भी पर्सन है उस क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। दूसरा नॉन इंडिविजुअल क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई कॉर्पोरेट है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो होना चाहिए। सब ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट, यानी कि जो सब ब्रोकर और क्लाइंट का जो एग्रीमेंट होता है वो आपके पास में होना चाहिए। अब देखो हम सब ब्रोकर तो बन लिए है ना, मतलब सब ब्रोकर के बारे में हमने जान तो लिया, अब सब ब्रोकर बने तो बने कैसे। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू बी अ सब ब्रोकर। ठीक है, थोड़ा सा ही बचा है और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वाओ, आज की वीडियो से छुट्टी। देखो क्या दिया है इसमें, अ सब ब्रोकर में बी एन इंडिविजुअल, अ पार्टनरशिप फर्म और अ कॉर्पोरेट। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म द डायरेक्टर्स और पार्टनर्स and in the case of an individual sub broker applicants should compile with the following requirements। यानी कि अब सब ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ही नहीं होगा हमारी और आपकी तरह, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, या फिर कोई कॉर्पोरेट कोई कंपनी भी हो सकती है। तो अब देखो जो सब ब्रोकर है, अब वो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि सब ब्रोकर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या क्या आपके पास चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप एक सब ब्रोकर बन सको। ठीक है, अब देखो इन्हें पढ़ लेते हैं, 4 ही पॉइंट हैं, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी। पहला क्या दिया है, पहला दिया है दे शुड बी नॉट लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, यानी कि आपकी एक तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल। 21 साल से पहले 20 साल की उम्र पे, 19 साल की उम्र पे आप सब ब्रोकर नहीं बन सकते। 21 साल या फिर उससे ज़्यादा अगर आपकी उम्र है तो आप सब ब्रोकर यहाँ पे बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे दे रखा है दे शुड नॉट हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इंक्लूडिंग फ्रॉड और डिसऑनेस्टी। यानी कि जो भी हमारा सब ब्रोकर है, एक तो वो क्या होना चाहिए, 21 साल का होना चाहिए। दूसरा वो यहाँ पे कोई भी फ्रॉड या फिर डिसऑनेस्टी उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि वो फ्रॉड करे इन्वेस्टर्स के साथ या फिर वो ईमानदार ना हो। तो ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में दिया है दे शुड हैव ईदर पास 12th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी institution recognized by the government and 10th standard with 2 year of work experience in the stock। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट। यहाँ क्या दिया है, ये जो हमारा स्टॉक ब्रोकर है, या तो ये सॉरी जो हमारा सब ब्रोकर है, या तो ये 12th पास होना चाहिए या फिर 10th पास होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो क्या है गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज है। और 10th या फिर 12th करने के बाद इसके पास 2 साल का क्या होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटीज मार्केट में। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट में दिया है दे शुड नॉट हैव बीन डिबार्ड बाय सेबी, यानी कि अब वो क्या होना चाहिए, सेबी के साथ में यहाँ पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सेबी के साथ में रजिस्टर्ड ही ना हो। तो इसी के साथ हमारी जो आज की पूरी वीडियो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ सब ब्रोकर, ये हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।